अभी आपने नोट किया था डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, और अब आएगा सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स which is denoted by सर्कल और उसके अंदर एक प्लस का साइन या फिर डेल्टा। ये दोनों ही सिमेट्रिक डिफरेंस के साइन होते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स विच इज डिनोटेड बाय सर्कल, उसके अंदर प्लस, उसको हम सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं या फिर डेल्टा। दैट इज ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। मतलब अगर मुझे ए और बी के बीच सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो सबसे पहले मैं ए माइनस बी निकालूंगा और उसके बाद बी माइनस ए निकालूंगा, और दोनों का जो यूनियन रहेगा उससे जो सेट बन के मिलेगा वो आपका सिमेट्रिक डिफरेंस होगा दो सेट के बीच का। एग्जाम्पल, इफ कैपिटल ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4 and capital B equal to 3, 5, 6, A minus B equal to, अब A माइनस बी दोबारा से देख लीजिए, 1 यहाँ पर है यहाँ नहीं है लेंगे, 2 यहाँ पर है यहाँ नहीं है लेंगे, 3 यहाँ पर है यहाँ भी है नहीं ले सकते, 4 ले सकते हैं। सिमिलरली B माइनस है, 3 यहाँ पर है यहाँ पर भी है नहीं ले सकते, 5 है नहीं है इसमें तो इसलिए 5 लेना पड़ेगा, 6 यहाँ पर है यहाँ नहीं है लेना पड़ेगा, और ए डेल्टा बी या ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू इन दोनों का यूनियन। तो दोनों के यूनियन में आपको क्या बताया गया था कि सबको कंबाइन करना रहता है, दैट इज योर सिमेट्रिक डिफरेंस। नोट डाउन। ओके, नेक्स्ट होता है डिसजॉइंट सेट या सेट्स। Two sets, their intersection is phi are called disjoint। देखिए वैसे तो नाम से समझ में आ रहा है, ऐसे दो सेट या दो से ज्यादा सेट जो आपस में ज्वाइंट ना हो, जुड़े ना हो, लेकिन अब सेट जुड़ेंगे कैसे? तो सेट आपस में एलिमेंट से जुड़ते हैं। लिखा क्या हुआ है? टू सेट्स या एनी टू सेट्स या थ्री सेट्स या टू और मोर देन टू सेट्स, देयर इंटरसेक्शन इज फाइव आर कॉल्ड डिसजॉइंट। मतलब जिनका इंटरसेक्शन फाइव हो, मतलब जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, ए इक्वल टू 1, 2, 3 एंड बी इक्वल टू 4, 5, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, क्योंकि दोनों के इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों के कॉमन एलिमेंट, और वो 5 हो गया। देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ओके स्टूडेंट, नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, और वो क्या होगी? सबसेट। ये जो सबसेट है, आगे आप थ्योरी और भी पढ़ने वाले हैं, तो जैसे जैसे ये थ्योरी आगे बढ़ती है, जैसे ग्रुप्स में पहुंचते हैं तो सब ग्रुप आ जाता है, रिंग में पहुंचते हैं तो सब रिंग आ जाता है, वेक्टर स्पेस में पहुंचते हैं तो सब वेक्टर स्पेस आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सारे ये पॉइंट्स तो आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे। सबसेट है, सबसेट क्या होता है? विच इज डिनोटेड बाई दिस साइन। काफी सारी बुक्स में एक और प्रॉब्लम दी गई है, बहुत एनसीईआरटी में भी कई बार लिखा हुआ है और वो गलत लिखा हुआ है। ये बोला गया है कि ये सबसेट है और ये है प्रॉपर सेट, और ये बिल्कुल गलत है। तो जिस भी बुक में लिखा हुआ है बिल्कुल गलत चीज है। प्रॉपर सेट, प्रॉपर मीन्स ए के कुछ एलिमेंट्स बी में लाई करें। सबसेट का मतलब होता है कि लाई बराबर भी हो सकते हैं और छोटे बड़े भी हो सकते हैं। अभी मैं समझाऊंगा इस चीज को। हमने अभी क्या लिखा? सबसेट विच इज डिनोटेड बाय एक हॉरिजॉन्टल यू बनाना है और उसके नीचे एक लाइन, और अब उसका मीनिंग क्या रहेगा? इफ
A is the subset of B when all the elements of capital A lies in B, or sometimes A and B are equal. Okay students, दोबारा समझ लो. If A is subset of B when all the elements of A lies in B or sometimes A and B are equal. मतलब A के सारे एलिमेंट या तो B में लाई करें और B बड़ा सेट हो जाए और A छोटा सेट हो जाए, या फिर A और B आपस में बराबर हो जाए. दोनों ही हालातों में A B का सबसेट रहेगा. ठीक. और एग्जाम्पल समझते हैं. कैपिटल A कॉमा B, कैपिटल B A कॉमा B कॉमा C, कैपिटल C A कॉमा B कॉमा C कॉमा D. तो उस अब जब मैं A और B के बारे में बात करता हूँ कि A और B में क्या रिलेशन है, तो A के सारे एलिमेंट B में लाई कर रहे हैं. इसका मतलब A इज सबसेट ऑफ B. फिर B और C के बारे में हम बात करते हैं तो B के C के केस में भी यही होगा, B इज द सबसेट ऑफ C. अब अगर मैं D बना देता हूं A कॉमा B, तो उन हालातों में A और D के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो A इज द सबसेट ऑफ D या फिर A इक्वल टू D. ये दोनों ही पॉइंट्स आपको याद रखना कि या A और D आपस में इक्वल भी हैं और A D का सबसेट भी है. तो इसीलिए या तो ये वाला साइन लगाइए या तो ये वाला साइन लगाइए, दोनों का मीनिंग सेम. नोट डाउन. ओके स्टूडेंट्स, सबसेट में आपने समझा कि A और B दो सेट हैं और A के सारे एलिमेंट्स B में अगर लाई कर जाते हैं तो A B का सबसेट होता है और उसका साइन भी हमने समझा. अब आपको इसके ऊपर नोट दिए जाएंगे जिस नोट को आपको ध्यान से लिखना है, समझना है और याद रखना है. तो नोट, पहला नोट आपका बनता है फाई इज द सबसेट ऑफ एनी सेट. अगर कोई मुझसे ये पूछे कि कोई एक सेट है जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसके कितने मिनिमम सबसेट होंगे, तो मैं बोलूंगा एक सबसेट तो जरूर होगा, वो होगा फाई. क्योंकि मैंने अभी थोड़े पिछले लेक्चर में एक चीज बताई थी कि फाई एक ऐसा सेट होता है. बहुत से स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि फाई को सेट क्यों बोला गया, तो मैंने बोला था कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. और इसका मतलब है कि किसी भी चीज कलेक्शन के सेट होने का मतलब है उसका वेल डिफाइंड होना. और वेल डिफाइंड, तो फाई इज वेल डिफाइंड, क्योंकि फाई का मतलब फाई के जैसा कोई दूसरा नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है. इस वजह से फाई जो है वो किसी भी सेट का सबसे पहला सबसेट होता है. दूसरा, एनी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. कोई भी सेट अपना ही सबसेट जरूर होगा. और ये बात आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाई थी. मैंने बोला था A इज प्रॉपर सेट ऑफ B. अगर मैं लिख देता हूं इसका मतलब है कि A के सारे एलिमेंट B में लाई करेंगे, बराबर नहीं हो सकते. लेकिन अगर मैं बोलता हूं A सबसेट ऑफ B, तो इसका मतलब है कि A और B आपस में बराबर भी हो सकते हैं. और अगर A और B आपस में इक्वल होते हैं तो इससे ये वाली बात समझ में आ जानी चाहिए कि कोई भी सेट अपना ही सबसेट जरूर होता है. क्योंकि फिर ये B नहीं हुआ, फिर ये A ही हुआ, तो A या A हुआ या ये B हुआ, और B इक्वल टू B या A इक्वल टू A. तो कोई भी सेट अपना ही सबसेट जरूर होगा. तो ये ध्यान रखना है. 2 पॉइंट आपके पास पहुंच चुके हैं. तीसरा पॉइंट है इफ ए सेट हैव स्मॉल n नंबर ऑफ एलिमेंट्स then the total number of subsets of given set equal to 2 की पावर n. क्या मीनिंग हुआ? अगर किसी सेट के पास स्मॉल n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं देन उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का जो संख्या होगी या जो नंबर होगा तो वो होंगे 2 की पावर n. अभी फिलहाल आप नोट डाउन कीजिए. देखिए, थर्ड पॉइंट था हमारा कि एक सेट के पास स्मॉल n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं
तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n होंगे। सवाल मेरा ये होता है कि ये 2 की पावर n होंगी कैसे। तो आपने 11th में एक टॉपिक पढ़ा था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन? तो कॉम्बिनेशन का मीनिंग था, कॉम्बिनेशन मैंने बोला था ओनली चॉइस। जब हमें किसी चीज में से किसी दो चीज या तीन या चार या पांच ऑब्जेक्ट को चॉइस करना रहता है तो हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं। और परम्यूटेशन का मतलब होता है चॉइस विद अरेंजमेंट, क्योंकि परम्यूटेशन एक ऐसा सिंबल है या एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके अंदर दो चीजें एक साथ काम करती हैं, एक तो चॉइस और दूसरा अरेंजमेंट। फिलहाल कॉम्बिनेशन में सिर्फ क्या रहेगा? ओनली चॉइस। तो अभी आप ध्यान से सुनिए। इफ मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको सबसेट का। इफ कैपिटल A इक्वल टू A कॉमा B कॉमा C। अब फॉर्मूले के हिसाब से बात करें तो सबसेट ऑफ कैपिटल A इक्वल टू 2 की पावर 3 यानी आंसर होगा 8। अब सवाल ये आता है कि ये जो 8 सबसेट होंगे होंगे कौन से, और हमें कैसे पता चलेंगे कि 8 हैं? तो ध्यान से सुनिए, मैं इसमें कॉम्बिनेशन का यूज करूंगा। देखिए हमारे पास यहां पर एक हमें सबसेट्स का कलेक्शन बनाना है, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। पहला मैंने बोला अभी एक नोट लिखवाया था, पहला हमेशा 5 होगा, मतलब जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं रहेगा। दूसरा, अब हम लेंगे सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट मतलब इसमें जो एलिमेंट है उनको एक एक करके 3 सिंगलटन सेट बना सकते हो। मैक्सिमम 3 ही बनेंगे क्योंकि 1 2 3 नंबर है यहाँ पर। फिर मैं लूंगा, अब मेरे को ऐसा सेट चाहिए जिसमें 2 एलिमेंट हो। तो अब आप यहाँ पे पेयर बनाएंगे। पहला पेयर A कॉमा B, दूसरा पेयर B कॉमा C, और तीसरा पेयर C कॉमा A। और कोई भी पेयर ऐसा नहीं होना चाहिए जो रिपीट करे, क्योंकि सेट है नो रिपीटिशन। और लास्ट आपका बनेगा तो उसके लिए भी आपके पास नोट है कि एनी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट अपना ही सबसेट जरूर होता है। तो ये सेट डालना पड़ेगा जिसमें 3 एलिमेंट होंगे, A B C। तो आप देखिए काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए पूरे 8 कंप्लीट। तो कोई भी सेट के सबसेट जब भी लिखने को बोला गया हो, स्टार्टिंग 5 से होनी है और एंड उस सेट पे होना है जिस सेट का आपको सबसेट पूछा जा रहा है। बाकी स्टार्ट, अब आपका मेन प्रॉब्लम क्या है कि चलिए यहाँ तो 3 थे पॉइंट, अभी मैं इनको 5 या 4 में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो अब अगर पहले नोट डाउन कर लीजिए, आगे 4 और 5 के बारे में अभी बात करते हैं, पहले 3 वाला नोट डाउन करते हैं। तो ये 3 वाला पॉइंट आपने समझ लिया कि 3 एलिमेंट होंगे तो क्या करना है। अब मैं पहुंचता हूँ 4 एलिमेंट होंगे तो क्या करना है। देखिए मैं एक एलिमेंट और बढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। अब जैसे जैसे आप एलिमेंट्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगी। एलिमेंट 4 हुए तो टोटल सबसेट्स इक्वल 2 की पावर 4 यानी कितने हो गए 16। अब ये 16 की समस्या ये है कि 8 तो चलो हमने काउंट कर लिए, अब 16 में अभी प्रॉब्लम ये आएगी कि कितने एक एक वाले बनेंगे। चलो वो भी हमने सोच लिया कि 4 है, ठीक। फिर 2 2 वाले कितने बनेंगे, 3 3 वाले कितने बनेंगे और 4 वाले कितने बनेंगे, ये हमें कैसे पता चले। उसमें यूज होगा कॉम्बिनेशन। और चलिए 16 वाले में भी आपने पूरा दिल लगा के सोच लिया। अब आएगा 5 हो गए 32 हो जाएंगे, 32 मतलब 32 और दिमाग खराब करेगा। 6 हो गए आपके पास तो 64 हो जाएंगे, 7 हो गए तो 120 हो जाएंगे। मतलब आप एक टाइम के बाद वो निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो इसीलिए आपको एक तरीका बताया जा रहा है क्या करना है। देखिए सबसे पहले मुझे एक कलेक्शन बनाना था, तो उस कलेक्शन के अंदर जो भी मेंबर मैं डालने वाला हूं तो कलेक्शन ऑफ सबसेट्स इक्वल टू, मैंने बोला पहला 5 रहेगा और एंड हमेशा A B C D यानी जिस सेट के आप सबसेट निकाल रहे हैं उससे होगा, ये तय। बाकी का बीच में जो भरना है आपको वो आपके लिए नीचे दिया हुआ है। देखिए क्या था, पहले मुझे पता करना है कि ऐसे कितने सेट बनेंगे, ऐसे कितने सबसेट बनेंगे जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। तो हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने हैं 4। तो इसका मतलब हुआ 4C0। 4C0 का मतलब है कि हमारे पास 4 एलिमेंट है, उसमें से हमें एक भी एलिमेंट नहीं चाहिए उस सेट के अंदर, मतलब दैट 5, ठीक है। तो इसका मतलब 4C0 मतलब ये हुआ NCR, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला मैं यहाँ लगाऊंगा
और सॉल्व करके आंसर आएगा 1। ये आप 11th में सिखाया जा चुका है, तो आप इसको एक बार सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आया कि 4C1 लेंगे। 4C1 क्यों? क्योंकि अब जब 5 आ चुका है तो अब हमें कौन से एलिमेंट चाहिए, कौन सी सबसेट चाहिए जिसमें एक एक एलिमेंट हो। हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने हैं? 4। तो 4 में से हमने कितने ले लिए? 4 में से एक को चूज कर लिया, इसको सॉल्व किया तो आया 4। इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा ऐसा एक सेट सबसेट होगा, 5 हो गया। जिसमें एक एक एलिमेंट होंगे ऐसे 4 होंगे, तो वो 4 कौन कौन से हुए? A, B, C और D। और अब आया हमारे पास 2-2 कि भाई 2-2 वाले कौन से हैं, 2 एलिमेंट वाले सबसेट कौन थे। तो अब क्या हो गया? 4C2। 4C2 क्यों? 4 एलिमेंट और हमें उनके प्लेस भरने हैं, तो 2 प्लेस हो गए ना। जब मैं इसमें डालूंगा एलिमेंट तो यहाँ कितने प्लेस होंगे? 2 प्लेस। तो वो 2 प्लेस कैसे भरे जाएंगे? 4C2। 4C2 को आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 6। यानी कि अब मुझे ये पता चल गया कि 2-2 वाले 6 हैं, तो अब मैं सोच सकता हूं कि वो 6 कौन से हैं। देखिए पहला पेयर A, B, बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये कैसे ले रहा हूं मैं। अब मैं B पे नहीं जाऊंगा, अब मैं A के बाद C, लाइन बाय लाइन, फिर A के बाद D, 3 हो गए। नेक्स्ट अब आया B, B के बाद C, फिर आया B के बाद D। अब मैंने B के बाद A क्यों नहीं लिया? क्योंकि A, B पहले ही आ चुका है, रिपीटिशन नॉट अलाउड। क्योंकि आप सेट में A, B या B, A लिखे, दोनों एक ही चीजें हैं, तो इस वजह से यहाँ क्या हो गया? B, A, B नहीं लेना है। फिर उसके बाद मैं C पे पहुंचा, C का हुआ C, D। और अब 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट हो गए, आगे सोचने की जरूरत नहीं रहेगी। क्योंकि आप बोलेंगे अच्छा D, A, तो D, A, D बन के पहले ही आ चुका है। इस वजह से आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 4 वाले या 2 वाले कितने हैं। तो हमारे पास पता कितना? 6 है, और ये 6 वो सारे हो गए। नेक्स्ट आगे बढ़े। 4C3 क्यों? क्योंकि जब 5 हो गया जिसमें कोई एलिमेंट नहीं था, एक एक एलिमेंट वाले सिंगलटन सेट हो गए, 2-2 एलिमेंट वाले 6 सेट हो गए, और अब नंबर आता है 3-3 एलिमेंट वाले कितना हो गए। 4C3 को आप जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4। इसका मतलब है 4 3-3 वाले 4 होंगे। अब देखिए वो कैसे बनाने हैं, वो ऐसे बनते हैं। पहला A B C, उसके बाद अब B को ब्लॉक कर दीजिए, A C D, ये बन गया। फिर उसके बाद अब A के बाद कुछ नहीं बनेगा तो B पे आएंगे, तो B C D। तो अब यहां आ गया आपके पास B C D। उसके बाद अब B से कुछ नहीं बनेगा तो अब आएंगे C के बाद, तो C D A। तो देखिए C D A अगर आपने यहां बना लिया तो यहां एक रिपीट हो गया, ठीक। यानी ABC बन चुका है पहला, फिर हमने B को ब्लॉक किया ACD, और अब अगर आपने CDA बना दिया तो रिपीट कर जाएगा। हमने बोला था कि ऑर्डर नॉट इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करना है कि CDA तो हमारा बन नहीं रहा। इसके बाद ABC बना, B को ब्लॉक किया, ACD बना, फिर हमने B से स्टार्टिंग की तो BCD बना। अब इसके बाद अगर मैं C को स्टार्ट करूंगा तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अब ऐसा कौन सा पॉइंट या ऐसा कौन सा सेट रह गया है 3 पॉइंट वाला जो हम नहीं काउंट कर पाए हैं। देखिए कौन सा रह गया है, देखते हैं। ABC, फिर ACD, फिर BCD, और उसके बाद आपको मिलेगा ABD। ये नहीं लिया था हमने अभी, और इस वजह से 4 अब हमारे पूरे हो गए। इसके अलावा कोई 3 वाला सेट नहीं बचा। तो देख सकते हैं 4C3 = 4, ABC आ गया, ACD वो भी आ गया, फिर उसके बाद BCD आ गया, और ABD वो भी आ गया, और लास्ट आपका होता है 4C4। मतलब ऐसे एलिमेंट्स या ऐसा सबसेट जिसके अंदर 4 एलिमेंट होंगे। तो ऐसा सबसेट जिसके अंदर 4 एलिमेंट होंगे वो कौन से हैं? 4C4, यानी एक, केवल एक, और वो ये रहा ABCD। और अब आप इसे काउंट कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा। देखिए 6 4 10 1 11 1 12 12 एंड 4 16, और हमें 16 ही एलिमेंट्स चाहिए। नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स, अभी पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको सबसेट्स निकालना समझाया कि कैसे सबसेट्स निकाले जाते हैं। चाहे एलिमेंट्स किसी भी सेट के अंदर कितने ही क्यों ना हो, हम कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का यूज करके ये पता लगा सकते हैं कि कौन से सेट्स ऐसे होंगे जिनमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, या कितने होंगे, कितने ऐसे सेट सबसेट्स होंगे जिसमें एक एक एलिमेंट होगा, कितने ऐसे सबसेट्स होंगे जिसमें 2-2 एलिमेंट्स होंगे, एंड सो ऑन। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं जिसका हेडिंग होगा आपका पावर सेट। पावर सेट, तो पावर सेट क्या होता है, तो ध्यान से देखिए पावर सेट क्या है।
those set which have all the subsets of a given set, those set which have all the subsets of a given set is called पावर सेट। क्या मीनिंग हुआ इसका? मतलब अगर किसी सेट का पावर सेट हमसे पूछा जा रहा है तो उसमें आपको याद रखना है कि हमें एक ऐसा सेट बनाना है, सेट क्यों, वेल डिफाइंड होना चाहिए, तो एक ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर उस सेट के सारे सबसेट्स आने चाहिए। यानी मैं किसी भी एक सेट को उठाऊंगा, उसके सारे सबसेट्स को नोट डाउन करूंगा एक जगह और उसका एक सेट बनाऊंगा और उसको हम बोलते हैं पावर सेट, एंड विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। अब देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। कैपिटल A इक्वल टू 1, 2, 3 और हमें पूछा गया फाइंड पावर सेट ऑफ A। तो सबसे पहले आंसर कैसे करना है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। सबसे पहले ये पता लगाना है 2 की पावर 3, तो क्योंकि पावर सेट ऑफ ए सबसेट से मिलकर बन रहा है और किसी भी एलिमेंट किसी भी सेट के अंदर स्मॉल n एलिमेंट्स है तो उसके 2 की पावर n सबसेट्स होते हैं, तो 2 की पावर 3 मतलब 8। अब हम बनाएंगे इसका पावर सेट। तो पावर सेट ऑफ ए, क्योंकि आप इसका क्या बना रहे हैं, सबसे मतलब पूरा एक सेट बना रहे हैं। पहला हुआ 5, दूसरा हुआ 1, तीसरा हुआ 2, चौथा हुआ 3, फिर 1 2, फिर 2 3, फिर 3 1 और लास्ट 1 2 3 और करली ब्रैकेट क्लोज। दैट इज योर पावर सेट ऑफ ए। नोट डाउन। हाँ, तो अब हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, और ये सेट थ्योरी का ऑलमोस्ट लास्ट की टॉपिक है, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पर अभी हम लोग जो भी पॉइंट्स पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे रिलेशन एंड फंक्शन में यूज होंगे। नोटेशंस हुए, नंबर सिस्टम हुआ, थ्योरी हुई, तो ये सारी की सारी थ्योरी आपको सिर्फ रट्टा नहीं मारनी है, आपको ये सारी की सारी थ्योरी एक बार पढ़नी है। ना समझ में आए तो लेक्चर को पॉज करके रिपीट करके दोबारा देखना है, नोट डाउन करना है एक एक बात को। यहाँ सबसे बड़ी मेन चीज़ है थ्योरी में इम्प्लीमेंटेशन। जब तक आपको किसी थ्योरी का इम्प्लीमेंट नहीं आता, आप मैथमेटिक्स का EM कुछ नहीं समझ पाएंगे, कुछ भी समझ में ही नहीं आएगा। आपको नोटेशन भूल गए तो भी कुछ नहीं होगा, नंबर सिस्टम भूल गए तो भी कुछ नहीं होगा, या जो थ्योरी आपको बताई जा रही है वो भूल गए तो भी कुछ नहीं होगा। तो इसलिए सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग में ऑल द टाइम घूमनी चाहिए। और इसी वजह से मैंने बोला कि नेक्स्ट लेक्चर पर जब भी आप जाएं, चाहे वो किसी भी हो, तो पिछला आपके पास नोट्स होने चाहिए। इसीलिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि जो भी आप यहाँ पे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सारा का सारा तुरंत के तुरंत एक रजिस्टर पे नोट करते जाइए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब जैसा कॉम्प्लीमेंट से मीनिंग निकलता है वही है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। इफ कैपिटल A बी एनी सेट, बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, then the complement of A is defined as A dash और A के ऊपर C और A नॉट। ये तीनों ही मीनिंग होते हैं कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन करने के। अभी नेक्स्ट आगे ग्रेजुएशन में आप जाएंगे तो इन सबका मीनिंग अलग अलग होंगे। कोई इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, कोई एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा, कोई अभी इसमें 12th में जब आप जाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट की जगह वहाँ पर हम मैट्रिक्स जब यूज़ करेंगे तो मैट्रिक्स में हम लोग ये वाला टर्म उठाते हैं A डैश, और वहाँ उसका ट्रांसपोज मीनिंग होता है। ऐसे बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर्टिकुलर सेट थ्योरी के अंदर यहाँ एक ही चीज़ के 3 सिंबल है, A डैश, A नॉट और A के ऊपर C, यानी A कॉम्प्लीमेंट। तो इन तीनों मतलब कॉम्प्लीमेंट है और इसका सीधा सा मीनिंग है U माइनस A। यानी कि अगर मुझे किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो मुझे U में से A को माइनस करना होगा, वेयर U इज यूनिवर्सल सेट। अब सवाल ये आता है कि व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, या ये कैसे निकाला जाएगा, या ये कैसे हमें कैसे याद रहेगा। तो देखिए एक चीज मैं बता दूं आपको, अगर आप नंबर्स की बात कर रहे हैं
तो यूनिवर्सल सेट माने रियल नंबर्स, ऐसा सेट जिसके अंदर सारे नंबर बिलोंग करें वो यूनिवर्सल सेट होता है। अगर नंबर की बारे में बात हो रही है, अगर हम प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं तो हमारी गैलेक्सी काम करेगी। अगर हम एक रूम की बात कर रहे हैं तो रूम के अंदर जितनी चीजें हैं वो सारे के सारे उसके सबसेट हो जाएंगे और रूम यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और अगर हम सर्कल्स की बात कर रहे हैं तो एक 2D प्लेन के अंदर जितने भी सर्कल किसी भी रेडियस किसी भी सेंटर के बनाए जा सकते हैं और वो सारे के सारे सेट जो एक सेट बनाएंगे, कलेक्शन बनाएंगे और वो वेल डिफाइंड होगा, उस कलेक्शन को हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे एंड सो ऑन। ऐसा और भी हो सकता है। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि जिस बारे में भी हम बात कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका एक ऐसा सेट जिसके अंदर वो उस टाइप के सारे प्रोडक्ट मेंशन हो और वेल डिफाइंड होना चाहिए। दूसरी चीज ए डैश का मतलब हमने क्या समझा कि एक सेट है हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है, तो उसे ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट ए नॉट से डिफाइन करते हैं। यू माइनस ए मतलब उसका एक फॉर्मूला है कि आपको यूनिवर्सल सेट में से ए को बाहर कर देना है तो हमें ए डैश मिल जाएगा। और यू को मैंने डिफाइन किया हुआ है, यू इज ए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मैंने आपको समझाया अभी कि एक ऐसा सेट, एक ऐसा बड़े से बड़ा सेट जिसके अंदर जिस भी चीज की बात हो रही है, जिस भी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट उसके अंदर लाई होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो आपके पास सेट थ्योरी में कुछ कंपोनेंट्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स आए थे, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट थे जिसे हम लॉस बोल सकते हैं, जिनको आपको अच्छे से याद रखना होता है। जैसे कुछ लॉस के बारे में वो आपको सिर्फ याद रखने क्योंकि मैं उसका यूज करूंगा। और सेट थ्योरी के काफी सारे कॉन्सेप्ट हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज करते हैं, फंक्शन में भी यूज करेंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी भी मैं जब पढ़ाऊंगा तो फॉर्मूले पे बेस करके प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, उसमें भी हम सेट थ्योरी के लॉजिक्स का इस्तेमाल करूंगा। मैं सेट थ्योरी के लॉजिक्स मतलब उनकी डेफिनेशंस का, उनके सिंबल्स का, या उनके सिंबल्स को कैसे हम मैथमेटिक्स में चेंज करेंगे, उन सब का तो याद रखना है। तो फिलहाल आपको जो याद रखने वाले पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि अगर कहीं पे यूनियन दिख रहा है तो उसका कॉन्सेप्ट में जोड़ूंगा और से, तो और होता भी और ही है। ए यूनियन बी बोला, या तो ए के एलिमेंट या तो बी के एलिमेंट, तो इसका मतलब यूनियन को हम और से जोड़ते हैं और मैथमेटिकल नोटेशन प्लस होता है। दूसरा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को हम एंड से जोड़ते हैं और मैथमेटिकल नोटेशन मल्टीप्लाई होते हैं। तीसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट है आपका डे मॉर्गन्स लॉ, याद रखना है क्योंकि डे मॉर्गन्स लॉ बहुत यूज करने वाला हूं आगे आने वाले मैथमेटिक्स में। डे मॉर्गन्स लॉ दो टाइप के थे, ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अभी आप 11th में प्रूफ भी कर चुके हो, थ्योरेटिकली भी न्यूमेरिकली भी, ये डे मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। तो इस पर याद रखना, ये पॉइंट बहुत अच्छा है ये क्योंकि मैं यूज करने वाला हूँ इन सबका। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स हैं, वैसे होने में तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और 11th में वो सारे पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कशन कर भी चुके हैं, प्रूफ भी करना सिखा चुका हूँ। लेकिन फिलहाल हमें कुछ कौन कौन से यूज करने हैं, तो ये पॉइंट्स हैं। बाकी धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो पॉइंट्स आएंगे मैं खुद समझाता जाऊंगा। फिलहाल ये 3 पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं और याद रखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपने अभी तक पिछले जो भी लेक्चर्स हुए हैं उसमें मैं एक बार पूरा रिवीजन बता देता हूँ। पहला लेक्चर हमने इंट्रोडक्शन पे लिया था कि जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए मैंने बोला था कि मेरा क्या कॉन्सेप्ट या क्या मेथड रहेगा पढ़ाने का, वो उसमें बताया था मैंने। फिर उसके बाद मैंने बोला था कि अगर कोई चैप्टर 11th के किसी चैप्टर से रिलेट करता है तो वो सबसे पहले आपको वो चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। वो पूरा चैप्टर नहीं आपको तैयार करना है, आपको कॉन्सेप्ट उस पर ध्यान देना है जो हम 11th में पढ़ चुके हैं और उसका यूज हमें 12th में करना पड़ेगा। और 11th पूरा का पूरा एज इट इज कॉन्सेप्ट यहाँ 12th में फिट बैठेगा ही। तो पहला चैप्टर हमारे सिलेबस का था रिलेशन एंड फंक्शन, लेकिन वो क्योंकि सेट थ्योरी से जुड़ा हुआ था तो अभी जो आपने लेक्चर्स देखे उसमें हमने सबसे पहले नोटेशन समझे, फिर उसके बाद नंबर सिस्टम, फिर उसके बाद सेट थ्योरी की सारी डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स, और अभी मैंने जो एंड किया उसमें ये नोट लिखा हुआ था कि किसका क्या मीनिंग रहता है। अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मैं रिलेशन समझाने वाला हूँ। तो किसी भी हालत में वो वीडियो इन वीडियो से देखने से पहले ना देखें, क्योंकि रिलेशन आपको समझ में ही तभी आएगा जब आप ये वीडियोस तैयार कर चुके होंगे और इनके नोट्स बना चुके होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो रिलेशन पर होगा। ओके बाय।